खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी को उनके पद से हटा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी पर नियुक्तियों में अनियमितताएं बरतने और अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त न करने का आरोप है। उनकी जगह पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नुजहत हुसैन को निदेशक का चार्ज दिया गया है। प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी के खिलाफ संत कबीरनगर के सांसद ई प्रवीण कुमार निषाद ने पत्र लिखकर शिकायत की थी। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी पर नियुक्तियों में अनियमितताएं बरतने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रोफेसर त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी। इस शिकायत पत्र के बाद सीएम ने मामले का संज्ञान लिया और प्रोफेसर त्रिपाठी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो आरएमएल निदेशक प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी हटा दिए गए हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में उन्हें उनके पद से हटाया गया है। तो राम मनोहर लोहिया के निदेशक प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी हटा दिए गए हैं। प्रोफेसर नुजहत हुसैन को ये चार्ज मिला है और साथ ही आपको बता दें कि लापरवाही के चलते ए.के. त्रिपाठी हटाए गए हैं। प्रोफेसर नुजहत हुसैन को चार्ज मिला है अब, और वही अब आगे का कामकाज संभालेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से अनियमितताएं बरत रहे थे ए.के. त्रिपाठी, उसको लेकर शिकायत की गई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये बड़ा कदम उठाया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। सीएम ने मामले का संज्ञान लिया और प्रोफेसर त्रिपाठी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। लगातार हम जिस तरीके से देख रहे थे, मामले सामने आ रहे थे, तमाम चीज़ों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, अस्पतालों में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर खास तौर पर मामले सामने आ रहे थे। तो उसके बाद अब आरएमएल निदेशक प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी हटाए गए हैं। लापरवाही के चलते ए.के. त्रिपाठी हटाए गए हैं। प्रोफेसर नुजहत हुसैन को अब चार्ज मिला है। तो ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार अस्पतालों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। अस्पतालों में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार की तरफ से सरकार ने एक टीम बनाई है, वो हर बार अस्पताल जाते हैं और वहां मॉनिटर करते हैं कि अभी ताज़ा हालात अस्पताल के क्या बने हैं, क्या वहां पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं या नहीं है, किन चीज़ों की कमी है, या फिर कौन ऐसा बड़ा अधिकारी है जो लापरवाही बरत रहा है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है और साथ ही जो भी गुनहगार पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही नया मामला भी सामने आ गया है अब, जहां आरएमएल निदेशक प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी हटा दिए गए हैं। लापरवाही के चलते ए.के. त्रिपाठी को हटाया गया है। प्रोफेसर नुजहत हुसैन को चार्ज अब मिला है। तो यह अहम जानकारी मिल रही है। लापरवाही के चलते ए.के. त्रिपाठी हटा दिए गए हैं और साथ ही अब प्रोफेसर नुजहत हुसैन को चार्ज मिला है। आरएमएल की अगर हम बात करें तो जाना माना ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर पेट्रोल और डीजल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो आपने ये निकाला पेट्रोल डीजल की कीमत, तो क्या इससे सरकार आपकी इसका सरकार को इसका परमिशन इस तरीके से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे ओम प्रकाश राजभर की ये तस्वीर, जहां वो पेट्रोल और डीजल को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि दाम वापस लो, वरना इसी तरीके से हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो तमाम राज्यों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल को लेकर साफ तौर पर हम देख रहे हैं किस तरीके से गुस्सा है देश के अलग अलग कोनों में और इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यूपी में 69 पीपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। प्रकाश कुमार एएसपी अपराध गाजियाबाद बने हैं और साथ ही अशोक कुमार सिंह अपर पुलिस आयुक्त नोएडा बने हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने बुधवार देर रात प्रांतीय सेवा संवर्ग में
कार्यरत 69 अपर पुलिस अधीक्षकों का ट्रांसफर कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला जनहित में लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में 13 पीसीएस अफसरों के भी सरकार ने देर रात तबादले कर दिए हैं। इसमें अधिकतर वो हैं जो लंबे समय से एक ही जिले में तैनात थे। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक बन चुके अफसरों को भी नई तैनाती दी गई है। इनमें एएसपी ग्रामीण बहराइच रविंदर कुमार सिंह को एएसपी बस्ती के पद पर तैनात किया गया है, तो वहीं एएसपी ललितपुर अवधेश कुमार विजेता को सीतापुर में एएसपी पीटीसी के पद पर तैनात किया गया है। तो ये बड़ा फेरबदल देखा गया है, तबादले किए गए हैं तमाम अधिकारियों के, और साथ ही साथ अब उन्हें एक नया पद दिया गया है जहां उनको काम संभालना है। तो बड़ा फेरबदल किया गया है अधिकारियों का यूपी में, प्रशासनिक फेरबदल, जहां तमाम अधिकारियों के पद बदल दिए गए हैं। यूपी में 69 पीपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रकाश कुमार एएसपी अपराध गाजियाबाद बने हैं। तो वहीं अगर बात करें हम अशोक कुमार की, तो अशोक कुमार सिंह अपर पुलिस आयुक्त नोएडा बने हैं। इसके अलावा ये लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और अलग अलग अधिकारी को एक अलग अलग पोस्ट दे दिया गया है, उन पर अब काम किया जाएगा। उसके मद्देनजर अब जिले की स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो प्रकाश कुमार एएसपी अपराध गाजियाबाद बने हैं, तो वहीं अशोक कुमार सिंह अपर पुलिस आयुक्त नोएडा बने हैं। तो बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ये पता लगाएगा कि क्या पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बना था जिसने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को बेच नहीं सकते हैं कोई भी। तो पतंजलि की कोरोनिल पर महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद अब राजस्थान की तरफ से भी ये रुख सामने आ रहा है। राजस्थान सरकार ने भी कोरोनिल पर पाबंदी लगा दी है। ये कहना है सरकार का कि पहले इसका ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद ही इसको देश में लागू किया जाएगा। तो महाराष्ट्र राजस्थान में कोरोनिल पर पाबंदी है फिलहाल। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से ऊपर निकल गए हैं। इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब पेट्रोल के मुकाबले डीजल महंगा हुआ। तो वहीं देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा होने के लिए राज्य में वैट की ऊंची दर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे शहरों में ऐसा नहीं है। वहीं भारतीय इतिहास में पहली बार डीजल 80 के पार पहुंच गया है। पिछले 19 दिनों में डीजल की कीमत कुल 10.63 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है और पेट्रोल 8.66 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। संजीव सिंह के मुताबिक कई राज्यों में बिक्री कर या वैट की दर अलग अलग होने की वजह से ईंधन के दाम अलग होते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 5 मई को पेट्रोल पर वैट 27 से बढ़ाकर 30% और डीजल पर 16.75 से बढ़ाकर 30% कर दिया था। वैट में इस वृद्धि से दिल्ली में पेट्रोल का दाम 1.67 रुपए बढ़ा, जबकि डीजल के दाम में एक ही दिन में 7.10 रुपए प्रति लीटर की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो वैट की वजह से पेट्रोल से महंगा हुआ है डीजल। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार ये एक्सपर्ट्स का मानना है
कि अगर केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं वो भी पीछे नहीं है, वो भी जिस तरीके से वैट में वृद्धि कर रहे हैं उसके चलते और भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर कोरोना मृत्यु दर को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना से सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाले 15 जिलों में 4 जिले यूपी के ही हैं। प्रियंका ने यूपी में कोरोना संक्रमित के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के 4 शहरों का मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है और उन्होंने ये शहर भी जारी किए हैं। उन्होंने लिखा, झांसी जिले में 10 कोरोना पीड़ित में 1 की मौत, मेरठ में हर 11 में 1 कोरोना पीड़ित की मौत हो रही है। हर दिन 11 मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से 1 की मौत हो रही है। आगरा और एटा में हर दिन 14 कोरोना पीड़ित में 1 की मौत हुई है। सोचने वाली बात है, अगर केस बढ़ नहीं रहे तो मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों है? तो ये सवाल प्रियंका गांधी ने खड़ा किया है सरकार पर और उनका ये कहना है कि आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार और इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर जिलों की बात करें तो 15 जिलों में 4 यूपी के ही जिले हैं जहां के मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि यूपी के 4 जिले ऐसे हैं जहां से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और मरने वालों के मामले सामने आ रहे हैं। उसमें झांसी का भी नाम है, एटा का भी नाम है और आगरा का भी नाम शामिल है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। हल्की बारिश के चलते यहां पर देखा गया कि आवाजाही बाधित रही। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिन यानी 25 और 26 जून तक मानसून सुस्त रहेगा। इसके बाद शनिवार से तेज बारिश की उम्मीद की जा रही है। यूपी में मानसून ने दस्तक तो दे दी है लेकिन फिलहाल हल्की बूंदाबांदी हो रही है। 25 और 26 जून के बाद तेज बारिश होने के आसार हैं। तो यूपी में मानसून ने फिलहाल दस्तक तो दे दी है लेकिन हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अभी 2 दिन बाद इंतजार करना होगा जब झमाझम बारिश होगी। तो वहीं अयोध्या में पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरयू के जलस्तर ने चेतावनी बिंदु को पार कर अब खतरे के निशान को भी टच कर लिया है, जिससे कि निचले इलाकों में हड़कंप मचा है। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार बुधवार को दोपहर नदी का जलस्तर 92.120 पर पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 92.730 है, जिसको लेकर जिला प्रशासन को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। रामनगरी अयोध्या सरयू नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरयू नदी अब अपने उफान पर है। वर्तमान में सरयू नदी का जलस्तर 92.120 है, जो कि 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी 24 घंटे तक सरयू का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता ही रहेगा। सरयू नदी खतरे के निशान पर बह रही है, जिसके कारण कटान का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जल आयोग की ओर से जिला प्रशासन को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलर्ट किया गया है कि किसी भी समय जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और अभी से ही प्रशासन वहां पर तैनात हो जाए ताकि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। तो सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बारिश के चलते ये खतरे के निशान को छूने ही वाला है, जिसको लेकर पहले से ही कुछ इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। और चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा बीते 6 महीने से
अनियमितता और लापरवाही बरतने के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का दावा कर रहा है। विभाग के मुताबिक अब तक कुल 14 विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा चुकी है। बीते बुधवार को समीक्षा बैठक में शामिल हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि विभाग के समूह के और अधिकारियों के खिलाफ लंबित विभागीय प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर जरूरी कार्रवाई करते हुए निस्तारण किया जाए। राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र ने कहा कि जिन मामलों में आरोप पत्र जारी नहीं हुए हैं उनके लिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा को जल्द से आरोप पत्र शासन को उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा चुका है। जांचों की नियमित समीक्षा की जाए। इसके अलावा कोई और लापरवाही करते मिले तो उस पर भी जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। मंत्री ने बैठक में शिक्षा गुणवत्ता पर भी चर्चा की है। तो वहीं इस बीच महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 150 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी के नियमों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासत चरम पर है। इस बीच नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से जुड़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना महामारी के नियमों के उल्लंघन के आरोप में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और 150 अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 341, 188, 143, 269 और आईपीसी की धारा 270 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीते 24 जून को भोपाल में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में एक साइकिल रैली निकाली थी। इस रैली के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो दिग्विजय सिंह समेत 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी के बीच जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर, उसके मद्देनजर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, तो वहीं 1 से 2 आतंकियों के अब भी छिपे होने की खबर मिल रही है। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन भी इलाके में जारी है। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार कई बार मुठभेड़ के दौरान सेना ने सफलता हासिल करते हुए कई सारे आतंकियों को ढेर किया था। तो वहीं सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा ऑपरेशन अभी जारी है। सोपोर में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन में पिछले 1 हफ्ते में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। बीते 24 घंटे में ही सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को मार गिराया है। घाटी में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से आतंकियों के आका बौखलाए हुए हैं, जिसके बाद से ही लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं और यहां सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सोपोर का बताया जा रहा है मामला, जहां सोपोर में मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा झटका लगा है। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है क्योंकि वह लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को पहुंचाने वाली फंडिंग पर नकेल कसने में विफल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित FATF के अधिवेशन की अध्यक्षता चीन के शियांगमिन लियू ने की। इस अधिवेशन में इस बात का फैसला किया जाना था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा या ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। इससे पहले फरवरी माह में भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में विफल रहा था। पाकिस्तान पर आरोप था कि वह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को
फंड देता है। इसके बाद पाकिस्तान को जून 2020 तक का समय दिया गया था, उसे 27 पॉइंट एक्शन प्लान पर काम करने को कहा गया था, लेकिन वो विफल रहा। तो एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहेगा। आतंक पर लगाम लगाने में पाकिस्तान पस्त हुआ है एक बार फिर, और यही वजह है कि ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। आतंकी संगठनों की फंडिंग पर नकेल कसने में विफल रहा पाकिस्तान, और जिसकी वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहेगा। और चलिए इस खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।